नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए वो चैप्टर नाभिकीय भौतिकी का 4th पार्ट लेकर, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे रेडियो सक्रिय समस्थानिक और कार्बन डेंटिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा और अंत तक वॉच कीजिएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि मैंने आपके सामने क्या कंटेंट प्रस्तुत किया है और आप उसमें कितना क्या नॉलेज रखते हैं और किस तरह से आप अपने नॉलेज को गेन कर पाते हैं। तो आपको बहुत ईजी वे में अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले यही कहूँगा, मैंने जितने भी न्यू साथी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोस उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को बहुत ज़्यादा गेन कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के बारे में कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या होते हैं। तो रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की अपन बात करें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं, कि किसे कहेंगे समस्थानिक। यानी कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक हमेशा क्या, परमाणु क्रमांक कहने का मतलब उसकी परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब उसकी परमाणु क्रमांक तो क्या होगी, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, हमेशा भिन्न भिन्न होती है। उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या जेड समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। किसे कहेंगे समस्थानिक, कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु में परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ओके फिर, तो आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं रेडियो सक्रिय समस्थानिक की। तो अपन ने जान लिया कि सक्रिय समस्थानिक तो किसे कहेंगे, कि परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे तो क्या कहेंगे, आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ओके, अब रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहेंगे, यानी कि तत्वों के वे समस्थानिक जो स्वतः क्या होते हैं, विघटित होते हैं। यानी कि वे समस्थानिक, वे तत्वों के वे समस्थानिक जो स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेडियो समस्थानिक और दूसरे होते हैं कृत्रिम रेडियो समस्थानिक। अब देखो, प्राकृतिक यानी कि जो क्या होते हैं, प्रकृति में मौजूद होते हैं, यानी कि वे जो प्रकृति में मूल रूप से मौजूद होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक। और जो बनाए जाते हैं, कहने का मतलब किसी भी कणों की बौछार करके तैयार किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम रेडियो समस्थानिक। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्राकृतिक रेडियो समस्थानिक की, यानी कि ये प्रकृति में मूल रूप से मौजूद रेडियो सक्रिय समस्थानिक, जैसे थोरियम 232, एक होता है प्लूटोनियम 240 आदि। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, थोरियम 232 और प्लूटोनियम 240। दूसरा होता है कृत्रिम रेडियो समस्थानिक, यानी कि पदार्थों पर मूल कणों अल्फा बीटा गामा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि की बौछार कर ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। यानी कि कृत्रिम रेडियो समस्थानिक क्या हो गए, यानी कि पदार्थ के मूल कणों पर जो अल्फा बीटा गामा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि कणों की बौछार करके जो समस्थानिक तैयार किए जाते हैं कृत्रिम रूप से, वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें इनके उपयोग की, तो इनके उपयोग क्या हो गया, इन समस्थानिकों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, पुरातत्व काल में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों में, अनुसंधानों में अनुज्ञापक या ट्रेसर के रूप में किए जाते हैं। तो किस किस रूप में किए जाते हैं, एक तो किए जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरे पुरातत्व, कृषि, उद्योगों, अनुसंधानों, अनुज्ञापक या फिर ट्रेसर के रूप में किया जाता है। आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग क्या होता है, तो कार्बन डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। यानी कि कार्बन डेटिंग होता है या कार्बन जो रेडियो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया होती है, उसमें ऐसा किसका यूज किया जाता है, कार्बन 14 का यूज किया जाता है। दूसरा फैक्ट ये है कि रेडियो कार्बन डेटिंग के उपयोग से पुरातत्व महत्व की वस्तुओं में शेष बचे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा से इनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। यानी कि जो पुरातत्व काल की जो महत्व की जो वस्तुएं होती हैं, उनके शेष बचे जो कार्बनिक पदार्थ होती हैं, उनकी मात्रा का निर्धारण करने, उनकी मात्रा के द्वारा उनकी आयु का निर्धारण करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तीसरा फैक्ट ये है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की तकनीक का निर्माण विलर्ड
लीबी नामक एक वैज्ञानिक थे, विलर्ड लीबी। इन्होंने अपने सहकारियों, अपने जो काम करने वाले थे, साथ में काम करने वाले, उनके साथ मिलकर शिकागो यूनिवर्सिटी में 1949 में इसका निर्माण किया था, रेडियो कार्बन डेटिंग का। तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति देने वाले कौन थे? विलर्ड लीबी थे। उन्होंने 1949 में शिकागो यूनिवर्सिटी में अपने साथियों के साथ में मिलकर रेडियो कार्बन डेटिंग की खोज की थी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट फैक्ट की बात करें। नेक्स्ट ये है कि पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 14 का इनमें स्वतः ही क्या हो जाता है? समावेश हो जाता है। यानी जो पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन 14 होती है वो स्वतः ही क्या हो जाती है? घुल जाती है। ओके, नेक्स्ट है इसका स्तर प्रकृति में विद्यमान इसकी स्तर के क्या होता है? हमेशा समतुल्य होता है। पेड़ पौधों के मरने या जैविक पदार्थों द्वारा इनके अधिग्रहण के पश्चात इनका क्षय चरघातांकी के रूप में प्राप्त होता है। यानी जब पेड़ पौधे मर जाते हैं तो उस स्थिति में इनके द्वारा जो उनके या जैविक पदार्थ के उनके द्वारा ग्रहण करने के पश्चात इनका जो क्षय होता है, इनको जो ये नष्ट होते हैं, तो हमेशा किसके रूप में प्राप्त होता है? चरघातांकी के रूप में हमेशा प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नमूने में वह वातावरण में विद्यमान कार्बन 14 के स्तरों की तुलना कर नमूने की आयु का अनुमान लगाया जाता है। यानी कोई भी अपन सैंपल लेते हैं, किसी भी आयु का निर्धारण करने के लिए सैंपल लेते हैं, तो उसके लिए भी किसका यूज करते हैं? कार्बन 14 के स्तर का निर्माण, कार्बन 14 का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कार्बन 14 की खोज कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मार्टिन केमेन व सैम रूबेन के द्वारा 27 फरवरी 1940 को की गई थी। यानी कि वैज्ञानिक थे मार्टिन केमेन व सैम रूबेन। मार्टिन केमेन व सैम रूबेन नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर 27 फरवरी 1939 को कार्बन 14 की खोज की थी। आपको याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कार्बन डेटिंग की खोज और कार्बन 14 दोनों की। तो कार्बन डेटिंग के तो कौन थे? शिकागो यूनिवर्सिटी 1949 में किसने की थी? विलर्ड लीबी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। जबकि कार्बन 14 के खोजकर्ता कौन थे? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मार्टिन केमेन व सैम रूबेन ने 27 फरवरी 1940 में की थी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके सूत्र का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर n0 e माइनस लैम्डा टी, जहां पे जो n0 या जो t होता है पर या विघटन के समय की शुरुआत पर रेडियो कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है? n। तो समय t के उपरांत उपस्थित रेडियो कार्बन परमाणु की संख्या वह लैम्डा रेडियो कार्बनों का क्षयांक का उपयोग कर आयु का निर्धारण किया जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब भी इसके दौरान जो विघटन की शुरुआत होती है उस स्थिति में जो रेडियो कार्बन परमाणु की संख्या है उस समय t के उपरांत उपस्थित रेडियो कार्बन परमाणु की संख्या व लैम्डा रेडियो कार्बन का क्षयांक होता है। यानी कि उसका जो उसमें उसके अंकों में जो कमी होती है का उपयोग कर आयु का निर्धारण किया जाता है। तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये छोटा सा कंटेंट? तो मैं शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अब इससे इतना होगा कि आपके फ्रेंड्स भी इसका आनंद उठा पाएंगे, उनका अच्छा लगा तो आपको थैंक कहेंगे। मेरा भी छोटा सा मैसेज है वो आप लोगों तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? कंटेंट कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए, मुझे मैसेज करके अवश्य बताना। तो अब इससे इतना सा होगा कि मैं जान पाऊंगा कि आप मेरे अंदर मेरे में क्या कमी रह रही है, आपको क्या कुछ समझ में नहीं आ पाया, तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, और लास्ट में यही कहूँगा मेरे जितने भी न्यूज़ आती वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए बहुत बेटर से बेटर कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।